प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है, चुनो नई सोच को। इससे क्या मुराद है? पीपल्स पार्टी जो पहली मरतबा पहले भी कई बार हुकूमत कर चुकी है, उसमें जो वादे अवाम से पीपल्स पार्टी करती रही है, अब भी ऐसा लगता है कि उसी नौयत के कुछ वादे अवाम से दोबारा किए गए हैं। तो नई सोच से क्या मुराद है, ये बुनियादी सवाल पैदा होता है। दूसरा, बिलावल साहब ने पीपल्स यहाँ पंजाब में तो बहुत अच्छी कैंपेन की है, लेकिन क्या ये कैंपेन निशस्तें निकाल सकेगी या ट्रांसलेट हो पाएगी ये कैंपेन उस फिगर में जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब से हासिल कर सके? ये बहुत अहम सवाल है। फिर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जब यहाँ पंजाब में कैंपेन कर रही है तो बिलावल साहब बहुत ताक के निशाने लगा रहे हैं अपने हरीफों पर। इब्तिदा में नून लीग ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर नून लीग ने उसको रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर दिया। नून लीग के रिस्पॉन्ड करने से यह तो लगता है कि वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन और बिलावल को अब संजीदा ले रहे हैं और तभी वो उसका जवाब देने पर आमादा हुए हैं या मजबूर हुए हैं। लेकिन इसके नतीजे में एक सवाल पैदा हो रहा है और वो ये है कि अगर इतनी ज़्यादा दर्जा हरारत इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो कल को जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा तो फिर कैसे ये सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठेंगी जो आज एक दूसरे पर बहुत खुलकर तनकीद कर रही हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम रखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब के सामने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो चुनो नई सोच को, इस जुमले में नई सोच से क्या मुराद है? शुक्रिया। नई सोच की मुराद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है कि एक तो नौजवान नस्ल को उसको मौका फराम करो। एक नई सोच ये कि हम तफरीक की सियासत पे यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों में बिल्कुल ये मौका फराम होना चाहिए कि वो स्पीकिंग टर्म्स पे हों और वर्किंग रिलेशंस पे हों। माजी में ये सोच नहीं थी। माजी में 1990 की जो दहाई की सियासत थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। फिर जो सियासत 2018 ऑनवर्ड शुरू हुई वो भी बड़ी तफरीक की और मुखासमत की सियासत थी। तो नई सोच है कि मुखासमत से निकलें, अपने एजेंडे को लेके चलें, आवाम को रुजू करें और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उस पर बिल्कुल कोई कंसेंसस बना के आगे निकलना चाहिए हमें। लेकिन बुखारी साहब, ये नई सोच तो हमें 2005-6 में नजर आ गई थी ना, जब 90 की दहाई से निकलने का फैसला हुआ था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए थे, बीबी साहिबा ने भी एक नई सोच का मुजाहरा किया था। लेकिन उसके बाद भी जो सियासत हमने देखी है वो फिर भी 90 की दहाई जैसी ही थी कमोबेश। वही एक दूसरे के खिलाफ नारे नून लीग की तरफ से भी लगते रहे, पेट फाड़ के निकालेंगे। जरदारी साहब भी वैसे ही ललकारते रहे। तो नई सोच का नारा तो 2006 में भी लग गया था, लेकिन 2008 के बाद भी सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं उस पर देखें, आगाज़ किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नई सोच को इम्प्लीमेंट 2008 में किया। हम पंजाब में गवर्नमेंट बना सकते थे, हमने गवर्नमेंट नहीं बनाई। हमने मौका फराम किया PMLN को, हमने मौका फराम किया ANP को उस जगह पे के में हमने मौका फराम किया कि हमारे साथ मिलके चलें और हमने 18वीं तरमीम पास की। तो ये तो फिर मियाँ साहब काला कोट पहन के तो सुप्रीम कोर्ट चले गए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पहली दफ़ा उसकी जो है ब्रीच की या उसमें से अमल दरामद कुली तौर पे करने को तैयार नहीं हुए, उस मुआहदे को खिलाफ वर्जी की तो मियाँ साहब ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2020 में जॉइंट अपोजिशन बनाई। जॉइंट अपोजिशन के बाद PDM बनी, उसमें फिर सेक्रेटरी जनरल उन्हीं का था। पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस दिया। सियासी जमातों में शो काज नोटिस नहीं होते और हम समझते हैं कि हमने एक जमहूरी तरीके से, एक आइनी तरीके से इमरान खान को हुकूमत से निकाला, अदम एतमाद किया। ये भी काविश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। ये भी सोच जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी कि हमने आइनी तरीका अख्तियार, कानूनी तरीका अख्तियार किया। हम एजिटेशन के ज़रिए हुकूमतों को डिसलॉज करने के हक़ में नहीं हैं। बुखारी साहब, लेकिन अभी जो हालिया इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है उसमें तनकीद और सख्त तनकीद का आगाज़ तो बिलावल साहब की तरफ से हुआ और हमने देखा कि नून लीग ने बहुत दरगुजर का मुजाहरा किया, बहुत अरसे तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब जाकर मरियम साहबा ने जवाब दिया है या
शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया है, लेकिन बिलावल साहब तो पिछले 1-1.5 महीने से ताक ताक के निशाने नून लीग पर लगा रहे हैं। तो अभी जो ये जो कशीदगी की सियासत या तनकीद की सियासत या एक दूसरे पर जुमलेबाजी और सियासी तौर पर हमला करने की सियासत है, इसका आगाज तो क्या बिलावल साहब ने नहीं किया सर? पहली बात तो है कि मीडिया क्या चाहता है, इन इलेक्शंस में तफरीक मज़ीद बढ़े या मीडिया चाहता है कि पाकिस्तान में मुफाहमत की सियासत हो? पहले तो मीडिया को भी अपना किरदार तय कर लेना चाहिए। जिस किस्म के आप सवाल कर रहे हैं, तो ये बिलाशुबा हमारा जो मुआहदा था उनके साथ हुकूमत की हद तक था। हमने अपनी जमात को उनमें ज़म नहीं किया या उन्होंने हमारी जमात में अपने आप को ज़म तो नहीं किया। हम सियासी तौर पर मुखालफीन हैं, हमारा एक अपना एजेंडा है, हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, हमारी एक अपनी पॉलिटिकल विजन है मेरी लीडरशिप की, हमारे नज़रियात जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हैं उस पर अमल दरामद करना है, उनके नज़रियात मुख्तलिफ है। तो हम तो आमने सामने इलेक्शन तो हमने कंटेस्ट करना है। और उसमें बिलाशुबा एक बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने कि जी आप दावत देते, जब चेयरमैन ने कहा ना मुनाजरा कर लें तो आप दावत देते, प्रोजेक्ट्स दिखाते, फिर बात करते। तो चेयरमैन ने तो आज भी ये बात की है कि मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। पॉलिटिक्स में और सारी दुनिया में जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं। डिबेट्स फ्रीकैन के दरमियान, सियासी रहनुमाओं के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर के दरमियान। तो डिबेट करने में हर्ज तो कोई नहीं है। सारी कौम इस डिबेट में सुन ले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ क्या है और जनाब नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या है, तो कौम के सामने बात आ जाएगी और फिर कौम को आसानी होगी फैसला करने में कि किसकी सोच मस्बत है, कौन मुल्क को तरक्की की जानब लेके जा सकता है। सही है। चलें बुखारी साहब, मैं 1-2 और सवालों की तरफ बढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो आपने कहा और मैंने आपको टोका नहीं, आपने कहा कि मीडिया का किरदार को सोचना चाहिए, लेकिन जब बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं तो मीडिया तो उसको बराह रास्त नशर कर रहा है ना। मरियम बीबी करेंगी तो उनको भी बराह रास्त नशर कर रहा है। अब अगर बिलावल साहब ने खुद ये चूज किया है कि उन्होंने तनकीद करनी है, तनकीद के निश्तर चलाने हैं, तो मीडिया तो जाहिर है वही दिखाएगा जो वो कह रहे हैं। इसमें अगर आप समझते हैं कि इसके बावजूद मीडिया को गुरेज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मीडिया को वो दिखाना चाहिए, मीडिया को हकीकत बयान करनी चाहिए। लेकिन जो टॉक शोज़ है वो खबर और चीज़ है, टॉक शोज़ और चीज़ है। टॉक शोज़ पे आप उन चीज़ों को एग्रेवेट करना चाहेंगे तो आपकी अपनी सोच है। ठीक। बाकी दुनिया में भी टॉक शोज़ होते हैं, लेकिन इस किस्म की अप्रोच तो नहीं होती। बाकी मीडिया में आप जो मरियम साहबा के आप ज़रूर दिखाएं, जो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के आप ज़रूर दिखाएं, लेकिन मीडिया का अपना भी एक रोल है और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सब बिलावल साहब ने आज अपनी तकरीर में एक और बात भी की है। चलिए नून लीग से हट के हम अगर बात करें, मैं एक मुख्तसर सा उनका जुमला आपको सुनवाना चाहता हूँ, फिर मैं आपके साथ हूँ। सुनवाइए जी बिलावल साहब ने क्या कहा मौलाना के हवाले से। तो नजदीक होते जा रहे हैं और मौसम भी आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर का इलेक्शंस हो, वो डर के मारे भागते रहे। मगर ये मेरे जयालों का हिम्मत और जिद्दोजहद की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। बुखारी साहब, आई अंडरस्टैंड कि जब जलसा होता है, पब्लिक का एक माहौल होता है, आपको लोगों की अटेंशन लेने के लिए बातें करना पड़ती हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मौलाना को भी तनकीद का निशाना बिलावल साहब ने बनाया। तो सवाल मेरा ये है कि कल को जब आप बैठेंगे हुकूमत साजी के लिए किसी फॉर्मूले पर, मेज़ पर बैठेंगे, तो कहीं दर्जा हरारत उस सतह पर ना चला जाए कि कल को मेज़ पर बैठना मुश्किल हो जाए। बहरहाल इन्हीं सियासी जमातों ने मिलकर हुकूमत बनानी है। मेरा ख्याल है आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आपको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स इट इज़ अ डे टू डे अफेयर। इसमें ना तो परमानेंट फोज होते हैं ना परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं। और जो बात बिलावल साहब ने की है, बिलाशुबा इलेक्शन को का इल्तवा कुछ जमातें चाह रही थी, पीपल्स पार्टी तो इल्तवा नहीं चाह रही थी। यह हकीकत नहीं है कि कुछ जमातों के सरबराह ने कहा कि इलेक्शन कभी मौसम की, कभी सिक्योरिटी इश्यूज़ की और कभी बाई इलेक्शन में। तो ये वो बातें थी दोहराई है चेयरमैन ने, जो हुकूमत उस वक्त के लोगों को दरपेश थी, जो सामने लोगों ने इनको देखा, इनको जायज़ा लिया इसका और इससे
बाखबर हुए कि कौन इलेक्शन चाहता है कौन इलेक्शन नहीं चाहता। इसमें क्या तनकीद की कौन सी बात है? सिर्फ तो चेयरमैन ने खाली बात दोहराई है ना जो मौलाना साहब करते रहे। सही है, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत शिकायत है पीपल्स पार्टी को कि जी हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ऐसी ही शिकायत सिंध में दीगर सियासी जमातों को है, बिलखुसूस जीडीए को, कि उन्हें वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको लगता है कि पूरे का पूरा सिस्टम पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो फिर क्या हम इन इल्जामात से ये तसव्वुर करें कि कहीं जहां पर आप मजबूत हैं वहां पर आप अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आप कमजोर हैं और कोई और मजबूत है वहां पर कोई और अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज हुई? देखिए, ये तो खासा पुराना सवाल हो गया आपका। पिछले 3 महीनों से मैं ये सवाल सुन रहा हूँ। अभी तो 10 दिन रह गए इंतखाबात पे, अभी तो और माहौल है और हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमसे डिमांड करते थे, हम तो केयर टेकर में वहाँ नहीं बैठे हुए, लेकिन जो पंजाब में हम बात करते थे वो जिस किस्म की फैसिलिटेशन शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को मिल गई थी, हम वो बड़ी आया थी। ऐसी सहूलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क़यादत तो नहीं मिल रही थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या आसफ अली जरदारी साहब को। जो सहूलत मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आए तो जो एयरपोर्ट पे उनको सहूलत मिली, जिस किस्म के उनको रिलीफ मिली और जिस किस्म के वो रिलीफ लेने के माहिर हैं, पीपल्स पार्टी ना तो ऐसी रिलीफ मिली ना पीपल्स पार्टी ऐसी रिलीफ मांगी। तो आपको तफरीक तो समझ आ गई होगी कि किस किस्म की तफरीक थी। तो अगर जीडीए को उनको है तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, जुडिशरी से उनका तल्लक है, इंडिपेंडेंट आदमी है, उनसे वो रिज्यू करें। ठीक है सर, ये बताइए पंजाब में जो आपका होमवर्क है उसके मुताबिक कितनी सीटें हासिल करने की पीपल्स पार्टी इस वक्त पोजीशन में आ गई है? कोई नंबर पीपल्स पार्टी ने कैलकुलेट किया है? लेट्स नॉट डिस्कस दीज थिंग्स, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इतने नंबर ले लेंगे कि अगली हुकूमत वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। सर लेकिन वो नंबर हासिल करने के लिए बुखारी साहब, अगर पीपल्स पार्टी मान लीजिए कि सिंध से 50 सीटें भी हासिल कर ले तो फिर भी आपको पंजाब में कोई 40 के करीब सीटें तो चाहिए होंगी। क्या पीपल्स पार्टी 40 सीटें पंजाब से जीतने की पोजीशन में है? देखें जी, आप इसको कैलकुलेट कर लें नंबर्स के साथ। मेरी कैलकुलेशन सीधी है कि 266 के हाउस में से 100+ सीट्स पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बराह रास्त सीटों में से जीतेगी। और अगर हम रिज़र्व सीट्स मिलाएं वुमेन सीट्स और माइनॉरिटीज़ की, पीपल्स पार्टी के पास सीट्स कम अज़ कम जो है ना 130-135 होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में 127-128 MNS पे गवर्नमेंट बना ली थी और इंशाल्लाह हम आने वाली गवर्नमेंट हम बना लेंगे। अगर आपका नंबर पूरा नहीं होता सर तो किन सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद को तरजीह देंगे आप? IPP के साथ, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, नून लीग के साथ भी इत्तेहाद में जा सकते हैं क्या? आप क्यों ये बातें कमिट करवाना चाहते हैं हमसे? पहले ये सारा डिपेंड करता है 8 तारीख के रिजल्ट्स पे। मैंने पहले कहा मुस्तकिल साथी कोई भी नहीं होता सियासत में और मुस्तकिल इख्तलाफात भी नहीं होते। आप हमारा माजी देख लें, हमने तो उन लोगों को भी अपने साथ MRD में बिठा लिया था जो 1977 में हमारे खिलाफ थे। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको सामने रख के तो ज़रूर फैसला हम करेंगे, लेकिन ये फैसला हम 8 फरवरी 2024 को करेंगे। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बात कर लेते हैं आज फैसलाबाद की। फैसलाबाद ज़िले में 10 कौमी असम्बली के हलके हैं जहां पर कांटेदार मुकाबले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, नून लीग के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, IPP के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि इन 10 कौमी असम्बली की नशस्तों पर सूरत हाल क्या है। NA 95 से शुरू कर लेते हैं। चक झुमरा जड़ांवाला तहसील का जो इलाका है वो इसमें शामिल है और यहाँ से नून लीग की तरफ से आज़ाद अली तबस्सुम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही मैदान में हैं। यहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं ये भी पहले सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा करते थे और अली अफजल शाही भी अभी साबिक वजीर रहे हैं। अभी जो 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ था 2022 का, वो भी इन्होंने जीता था अजमल चीमा से और इस मरतबा ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो कौमी असम्बली की नशस्त NA 95 पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। वाज़ेह रहे कि ये सीट पिछली मरतबा चौधरी मोहम्मद आसिम नज़ीर ने आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी 1,47,000 वोट लेकर 2018 के इंतखाबात में। इसी तरह से NA 96 पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के दरमियान बहुत मुकाबला था। बहरहाल नवाब शेर वसीर को नून
लीग ने टिकट जारी किया। ये जड़ावाला सिटी बनता है, जड़ावाला सदर बनता है और नवाब शेर वसेर के मुकाबले में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय हैदर खरल मुकाबले में हैं। पिछली मरतबा नवाब शेर वसेर ही यहाँ से जीते थे, उन्होंने 1,09,708 वोट हासिल किए थे और इनका ताल्लुक उस वक्त पीटीआई के साथ था और मुकाबले में तलाल चौधरी ने इलेक्शन लड़ा था जिन्होंने 97,000 वोट लिए थे। यूं तकरीबन 10-11 हज़ार वोटों के फर्क से नवाब शेर वसेर ने यह सीट जीत ली थी और अब दोबारा उनको नून लीग ने टिकट दिया है। तलाल चौधरी को यहां से टिकट नहीं मिला और पीटीआई से राय हैदर खरल जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। NA 97 पर आ जाइए। ये तहसील तांदलियां वाला है फैसलाबाद की और यहां पर अली गौहर बलोच इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर इनकी जो भाभी हैं आयशा रजब बलोच, उन्होंने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया और सादुल्लाह बलोच जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके की हिमायत में वो खड़ी हो गई और यहीं से हुमायूं अख्तर खान आईपीपी के टिकट पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 3 बड़े प्लेयर इस हल्के से मैदान में हैं। याद रहे कि ये जो हल्का है ये अली गौहर बलोच ने जीता हुआ है 77,539 वोट लेकर और सादुल्लाह भी पिछली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़े थे जिन्होंने 66,000 वोट लिए थे। तो इस मरतबा भी ये मुकाबला अली गौहर बलोच सादुल्लाह बलोच के दरमियान है और हुमायूं अख्तर भी यहाँ पर अच्छा वोट लेने की पोजीशन में हैं। इसी तरह से आप आ जाइए 98 पर। NA 98 समुद्री की तहसील, समुद्री तहसील है ये, जड़ावाला तहसील के भी कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। यहाँ से चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हाफिज मुमताज़ जो हैं वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान बकरी है और हाफिज मुमताज़ साबिक सूबाई वजीर भी हैं, पहले सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, इस मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 का इलेक्शन यहाँ से चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर ने ही जीता था, यानी पहले भी ये सीट नून लीग की ही थी और इस मरतबा भी चौधरी शहबाज बाबर ही यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई ये सीट जो है वो कोई 20,000 वोटों से पिछली मरतबा हार गई थी। 99 पर अगर आप आ जाइए, NA 99 ये फैसलाबाद सदर तहसील के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद कासिम फारूक को टिकट जारी किया है और पीटीआई के मलिक उमर फारूक प्रेशर कुकर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ 2018 में रजा नसरुल्लाह पीटीआई के उम्मीदवार थे और 77,000 वोट लेकर जीते थे और मोहम्मद मसूद नासिर जो हैं वो ये इलेक्शन आज़ाद हैसियत में हारे थे। इसी तरह से 100 बहुत ही फैसलाबाद की सबसे अहम तहसील अहम सीट ये फैसलाबाद सदर तहसील है। यहाँ पर उम्मीदवार है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह नून लीग के और डॉक्टर निसार अहमद जट पीटीआई की तरफ से मोर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये 1,06,000 वोट लेकर पिछली मरतबा जीत गए थे और निसार अहमद जट 1,03,000 वोट लेकर हारे थे। तो निसार जट सिर्फ 3,000 वोटों के फर्क से हारे थे और इस मरतबा भी इन्हीं दोनों उम्मीदवारों का आपस में मुकाबला है। फिर आप आ जाइए NA 101 पे। तो NA 101 जो है ये फैसलाबाद शहर है। यहाँ से इरफान मन्नान साबिक MNA मियाँ मन्नान जो हैं उनके साहबजादे हैं और मियाँ मन्नान ने इस मरतबा अपने बेटे को टिकट लेकर दिया है, खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नून लीग की सीट पर, नून लीग के टिकट पर इरफान मन्नान इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई से राना आतिफ बोतल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो इलेक्शन था यहाँ से फैजुल्लाह कमोका ने जीता था और पीटीआई के टिकट पर 1,22,900 वोट लिया था और मियाँ अब्दुल मन्नान जो कि इरफान मन्नान के वालिद हैं उन्होंने 94,000 वोट लिया था। लेकिन मियाँ अब्दुल मन्नान जो है 2013 के इलेक्शन में MNA जीत रह चुके हैं, नहीं 2013 का इलेक्शन वो जीत गए थे, जबकि 2008 का इलेक्शन मियाँ मन्नान यहाँ से हारे हुए हैं। तो मियाँ मन्नान और उनकी फैमिली यहाँ पर काफ़ी अरसे से सियासत कर रही है। इसी तरह से NA 102 पर आप आ जाइए। तो NA 102 में आबिद शेर अली बहुत ही अहम उनके प्लेयर हैं नून लीग के, उनका मुकाबला चंगेज़ अहमद खान के साथ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शटल कॉक के निशान पर ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये सीट फ़ारूक हबीब की छोड़ी हुई है, यानी फ़ारूक हबीब पिछली मरतबा यहाँ से पीटीआई के टिकट पर जीते थे आबिद शेर अली से। और 103 पर अगर आप आएँ तो फैसलाबाद शहर है ये। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी नून लीग के टिकट पर हैं और मोहम्मद अली सरफराज पीटीआई के शटल कॉक के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पिछली मरतबा पीटीआई की सीट खुर्रम शहजाद ने जीती थी। और आखिरी हल्का जो है ये राजा रियाज वाला हल्का है, NA 104। राजा रियाज खुद दस्तबरदार हो गए, उनके साहबजादे राजा दानियाल अहमद जो हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे नून लीग के टिकट पर और साहिबजादा हामिद रजा पीटीआई के टिकट पर उनके मद्दे मुकाबले हैं जिनका इंतखाबी निशान मीनार है। तो ये सीट भी पिछली मरतबा राजा रियाज ने पीटीआई के टिकट पर जीती थी। तो ये फैसलाबाद की सूरत हाल है, कांटेदार मुकाबले होने जा रहे हैं। देखते हैं कि कौन यहाँ से किस पार्टी का कहाँ से उम्मीदवार कामयाबी हासिल करता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं
कि सिंध में जीडीए की जो इंतखाबी मुहिम है वो कैसे चल रही है। सायरा बानो साहिबा से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जीडीए के रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कैंपेन में हैं, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन कर रही हैं। सायरा बानो साहिबा, पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दे दिया, नून लीग ने भी अपना मंशूर दे दिया, आपका मंशूर भी सामने आया है, तो क्या पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त देना अब मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको? चंद दिन रह गए हैं कैंपेन में, आप बहुत करीब चले गए हैं ज़ाहिर है अपने 8 फरवरी के हदफ से। पीपल्स पार्टी जो सिंध की एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी हकीकत है, आप डिफीट कर पाएंगे उसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, जिले सांगड़ की बात करूं, तो यहाँ पर तो जो आवाम का रद्द अमल है उसने तो बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। लेकिन अब देखिए, सियासी झरलू भी तैयार है फिरने के लिए। अब वो क्या करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो आवाम का रद्द अमल है, वो आवाम का रद्द अमल आपको दिख भी रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज को किया है। यहाँ की सिंध की आवाम तंग है। आप लोगों को किसने कहा है कि वो सिंध की जमात है और सिंध की आवाम की सच्ची और महबूब जमात है? जीडीए ने कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं कौमी और सूबाई असेंबली में? 32 सूबाई है और 12 या 17 नेशनल असेंबली के हैं। अच्छा, और कितनी सीटों को आप टारगेट कर रहे हैं कि आप जीडीए जीत पाएगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जाहिर है आप जब मैदान में उतरते हैं तो यही होता है, मुकाबला ही होता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि वो सियासी झरलू फिरने को तैयार है, जो यहाँ पर एक दुहाई देते हुए आ रहे साफ शफाफ इलेक्शन की, वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पूरी है, देखते हैं क्या होता है। सही है। तो सायरा साहबा, क्या आप ये कह रहे हैं कि अब दिख नहीं रहा साफ शफाफ इंतखाबात? ये लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत खुद पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आप भी ये शिकायत कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में आपको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो फिर सिंध में किसको मिल रही है? सुने, देखिए, एक तो पता नहीं ये क्यों एक साल में ये कुछ इस्तेलाहात सामने आई है। लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू के पलड़े बराबर कर दो, लाडला हो गया है, साड़ी गाल बन गई है। ये तो मुझे अल्फाजों से जहर लगता है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम बिल्कुल मांग भी नहीं रहे। हमने कौन सा यहाँ पर वो, हम तो ये कि जो सियासी मुदाखलत है, जैसे इलेक्शन कमीशन की जो सर यहाँ से गए हैं सिंध से निसार दुरानी, उनकी एसोसिएट की 2 खवातीन रिजर्व सीट के ऊपर उनका नाम है। तो इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड हम नहीं मांग रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला करेंगे। जिनको कोई खौफ है या परेशानी है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगे, हम मुकाबला करेंगे। मैं तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी कि ये जो DRO हो गए, RO हो गए, और जो ये लोकल गवर्नमेंट है वो उनकी वो ना बने हारी और उनके गुलाम ना बने, बाकी सब ठीक है। अच्छा सायरा साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। एक जो आप अभी हुकूमत की बात कर रही थी, PDM की हुकूमत गुजरी, उसमें आप भी बहुत वोकल रही, आपने भी बड़ी तनकीद की पिछले 1-2 साल में उस हुकूमत के ऊपर। उसके बाद अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप फील्ड में जाती हैं, आप भी कैंपेन पर हैं, लोगों का रद्देमल क्या है मजमूई तौर पर? और जिसके यानी अगर आपके ख्याल में लोग उसके मुखालिफ हैं तो फिर भी आपको उम्मीद है कि हुकूमत तो इन्हीं की बन जाएगी? देखिए, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप मेरे ट्विटर पर देखें, खवातीन को कहा जा रहा है कि अगर दूसरे का वोट दोगे तो वो तुम लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे नहीं मिलेंगे। फिर इन्होंने एक बच्चों का वो क्या कहते हैं उसको, वजीफे का एक प्रोग्राम शुरू किया था। वो 3 साल से दिए नहीं, लेकिन अब घर घर जाकर बच्चियों को 2500 और बच्चों को 2000 दिए जा रहे हैं। इनके जो MP हैं उनकी वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर आई होंगी कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी आएगा। और सबसे बड़ी बात, जरदारी साहब के ब्रदर इन लॉ की वीडियो है कि अगर 12 बजे तक किसी ने वोट डालने ना निकला, हमने बिलावल को वजीर आजम बनवाना, तो मैं पानी बंद कर दूंगा। ये वीडियोस आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी जी। तो इस किस्म के हालात है। पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है, FIR होने की धमकी दी जा रही है। जो सरकारी अफसरान हैं उनके जो पोस्टल बैलेट हैं वो मंगवाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है। तो ये जब सब वो कहते हैं ना कि सभी एक तरफ है, तो क्या कह सकते हैं। हम तो अपनी पूरी मेहनत और सारा कुछ वो होगा। अब जाहिर है जो एक इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद का भी नहीं, पूरी मशीनरी इनके साथ है। 15 साल से जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी
में अपनी वो कहते हैं ना जड़ें उन तक पहुंची हुई हैं और अपने बंदे वो किए हुए। सिंध में कोई 22 और 21 का आपको अफसर नहीं मिलेगा, सब 17 और 18 के इन्होंने 19, 20 और 21 में लगाए हुए। ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो एक इतना अंधी मची हुई है। शेर याद आता है कि चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्य, वो लग रहा है वो सांगड़ जिला ही था। सही है। तो ये सारा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और आपको सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और वो शिकवे जो पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए पंजाब में कर रही है, वो शिकवे खुद पीपल्स पार्टी से बाकी सियासी जमातों को हैं। देखिए, मैं तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही हूँ। हाँ, उनकी पूरी जमात उनके साथ है। और देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मुझसे मैं इधर उधर बात घुमा नहीं सकती। ठीक है, एक जमहूरी अमल है, एक इलेक्शन है, उसको बाइकआउट नहीं कर सकते, मगर मैं तो उसके ये इलेक्शन है जो मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो हो रहा है, ये इलेक्शन है जो जोड़ तोड़ हो रही है, जो बोले जा रहे हैं अभी मंडियां लगेंगी और जो आजाद उम्मीदवारों को खरीदा जाएगा और जो यहाँ पर धमकाया जा रहा है, यहाँ पर सारा कुछ ये इलेक्शन है। मैंने तो बारहा बोलती रही हूँ कि खुदा के वास्ते कुरानदाजी कर ले आपस में शेर शक्कर होकर कि तुम बन जाओ सदर, मैं बन जाता हूँ वजीर आजम, ये वजीर दाखिला, वे वजीर खारजा, और जो पैसे हैं खुदा के वास्ते वो आवाम को डायरेक्ट सब्सिडी दे। ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो हमें सब कुछ दिख रहे हैं मगर ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। गुस्सा मुझे इसी बात पर आता है और मैं ज्यादातर सच को अंदर रोक नहीं सकती अपने अंदर कि मतलब क्या हम चुगद हैं यहाँ, मतलब बेवकूफ समझा हुआ है। इसी मुल्क में यहाँ पे रहते हैं, बचपन से इनकी कहानियां, इनके ड्रामेबाजियां देख रहे हैं। हमारा ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक है, उनका नहीं है, उनका नहीं है। अदालत सोई हुई है, यहाँ पर किसी को कैंपेन करने नहीं दी जा रही, यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। ये इलेक्शन है, आके खींचा तानी होगी और उसके बाद आपके समझते कि 5 साल अगले माशी इस्तेहकाम आएगा। कोई माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। जो हारा वो पीटता रहेगा कि मेरे साथ धांधली हुई है, और आपस में ये करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि खुदा जाने ये जिद है या अना है। एक तरफ जिद है। वो पंजाब में खेल खेलते थे, मैं उस खेल का नाम भूल गई, मैंने गूगल में बड़ा सर्च किया था। वो ऐसे हम एक वो कोई खाला फ्रेंड होती थी बड़ी, उसके पीछे होते थे ना, तो अगला लड़ता था तो वो बकरी मांगता था, तो कहते मैं दूध दली लेनी है, तो मैं दही वाली देनी है, मैं दूध वाली लेनी है। तो इनका आपस में ऐसे ही झगड़ा होगा। क्यों कहना मेरा वजीर आजम, वो कहती मैं। नहीं, मगर इलेक्शन तो सायरा बानो साहिबा, इलेक्शन तो उम्मीद का नाम होता है। आपकी कोई बातें सुनेगा तो वो तो बहुत ही नाउम्मीद हो जाएगा कि इलेक्शन के बाद भी कुछ चीजें ठीक नहीं होने वाली। आप कह रही हैं लड़ेंगे, कोई इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आप तो बहुत मायूसी की बातें कर रही हैं। इकोनॉमी कहाँ से? अगर ये अपनी जमीन जायदाद बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतार रहे हैं, जो अरबों खरबों डॉलर इन्होंने रखे हैं, फिर तो सही है, फिर तो इकोनॉमी सही हो जाएगी। जब हाथ फैलाना ही IMF के आगे, अपने खर्चे पूरे नहीं करने और क्या कहते हैं, जो कट्टे की रस्सी छोटी नहीं करेंगे, कट्टा सारा दूध पी जाएगा, तो आवाम क्या पिएगी? ये छोटी जमातें जो हैं, जो 1400 सीटों पर या 17 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं, वो मंशूर क्यों देती हैं? क्योंकि उन जमातों की तो हुकूमत बननी नहीं है। जिस जमात की हुकूमत बननी नहीं है उसने मंशूर क्यों दिया है? आपकी तो हुकूमत बननी नहीं है ना। ये भी नहीं, जो हमारा जो मैं मंशूर है ना, कि ये तो देखें छपा है हमारा, जो मैं समझती हूँ, और जो है हमारा मंशूर कि लोगों की जायज बुनियादी हकूक और जरूरियात उनके दरवाजे पे पहुंचे, खत्म। इसके अलावा और कोई मंशूर नहीं है। वो अब पता नहीं जमातों को छापना पड़ता होगा, लेकिन इसके अलावा कोई मंशूर नहीं है। आज भी आप सिंध में जाएं, पानी पीने के पानी को तरस रहे हैं। यहाँ गैस निकल रही है, यहाँ पर लोगों के घरों में गैस नहीं है, मतलब मीटर ही नहीं लगे, कनेक्शन ही नहीं दिए, और 1 मीटर के फासले के ऊपर यहाँ पर जी PPL गैस पूरे मुल्क में पहुंचा रही है, फैक्ट्रीज को दे रही है। तो ऐसे ही है। तो इसकी जिम्मेदारी तो खुद पीपल्स पार्टी विफाक पे डालती है कि जी देखें हमारे सूबे के साथ बड़ी नाइंसाफी की जा रही है, और यही कहकर तो वो वोट देते हैं। झूठ बोलते हैं। मैं तो अपनी आंखों से देखा है। पहले तो जाहिर है मेरा हल्का नहीं था, मैं अपने आसपास के लोगों से मुझे पता था, जो मेरे गांव से आगे 8-10 गांव है, वहां जाना आना होता था, पता था। ये तो पूरा सिंध मोइंजोदड़ो का नक्शा पेश करो। और आपने छोटी पार्टीज का बोला है, जो मेरी राय है, छोटी पार्टीज बेसिकली बाट होती हैं तराजू में पलट बराबर करने का। अब खुदा जाने वो कौन करता है और क्यों अपनी मन मर्जी नहीं करने दी जाती, कि सियासत को फिर हम कहते हैं कि सियासत इबादत है, और ये कुछ भी नहीं होता। ये एक शतरंज का खेल है।
ये खेल है जंग की तरह का, ये जंग है नहीं, खेल आप की तरह की। सायरा बानो, आप इलेक्शन लड़ तो रही हैं ना, आप दस्तबरदारी तो नहीं कर रही मायूस होकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरे से तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ले सायरा बानो के बारे में तो पता चल जाएगा। मुखालफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। सुना है कि वो दादा का नाम भूल गए। अब देखें तकरीर में कोई अपने दादा की कास्ट भूल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। सही है। अच्छा, आप संगठ में फिर रही हैं, सिंध के मुख्तलिफ अजला में आपको जाने का भी मौका मिलता है। इस वक्त ग्राउंड पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो फेमस पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम में मकबूल सियासी जमात कौन सी है? नंबर 1 कौन सी है, नंबर 2 कौन सी है? देखिए सिंध में तो 2 ही पार्टीज है, उसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 नहीं कहूंगी। जो आप ये रूरल एरिया की तरफ देखें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी और जीडीए है। कराची में जमात इस्लामी और ये है। यहाँ पर बाकी लोगों ने भी अपने मेंबरान हैं, उनके कैंडिडेट हैं। यहाँ पर जेयूआई तो खैर हमारे हक में तो वो दस्तबरदार हुई। एमक्यूएम भी हो गई, टीएलपी भी है और 2-3 और भी है ना, वो ऐसे निशान मैंने देखे थे, लेकिन पार्टीज मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त सिंध की पार्टीज जो 2 बड़ी पार्टीज है वो पीपल्स पार्टी और जीडीए ही है। और कराची की बड़ी पार्टी एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी है? देखिए कराची में जो है एमक्यूएम और जमात इस्लामी। पीपल्स पार्टी अब जो 14 सीटें कराची से लेने का दावा कर रही है। क्यों, उनकी बात हो गई है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन दावा कर रहे हो। नहीं, हमने तो सुना था एमक्यूएम की बात हुई है। हो सकता है किसी की भी बात ना हुई हो। नहीं, उनकी तो पहले देखिए पटेल साहब आते थे, या पहले एक दफा अब्दुल हकीम बलोच आए थे, वो भी हार गए थे। ये जो 1 साल का गैप आया है पीटीआई का, और फिर वो कहते हैं उन्होंने 14 से पता नहीं किसने किसको लूटा। ये कहानी इलेक्शन के बाद सही है। सायरा साहब, आखिर में आपने बहुत सारी आज मायूस कर देने वाली बातें की हैं। आखिर में कोई उम्मीद दिला दें लोगों को जिन्होंने वोट कास्ट करने के लिए निकलना है 8 फरवरी को, उनको कुछ तो उम्मीद दें। दिला दे। देखिए मैं मायूस नहीं कर रही, यहाँ पर आपका अपने दिल पे हाथ रख के बोल दें, चले अभी आप तो प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई जो वोट डालेगा, यहाँ पर गांव में लोगों को इन्होंने जहाँ 460 जिस जिले में स्कूल बंद हुए में हो, लोगों को शऊर ना हो, जिनको ये डराया धमकाया जाए कि अगर काफी वोट नहीं दिया तो जो पैसे हैं वो बंद कर देंगे, वो आप क्या समझते कि वो बेचारे जाके ऐसे करके वोट लगाएंगे और फिर वो वोट सही भी निकल आएंगे? मैं आपको बता रही हूँ हकीकत, पूरी मशीनरी इनके साथ है। और ये जो राव अनवार साहब भूल गए हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ पैसों का जिक्र किया था, फिर वो कब निकलता है? वो इसी तो निकलता है, ये जो पूनम की रात आती है कि अमावस की रात है, सही है, उसी रात को तो निकलता है वो पैसा। ठीक है, अमावस की रात पे। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहबा, सांगड़ सिलेक्शन लड़ी की रहनुमा हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कुछ सहाफ़ियों को, कुछ 36 के करीब सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए हैं, जिनमें से कुछ को आज एफआईए में पेश होना था, कुछ को कल पेश होना है। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और टीवी पर खबरें यही चली हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस वापस लेने का हुक्म दिया है, लेकिन हकीकत क्या है, इस पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर से बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को एक जीआईटी की तहकीकात के नतीजे में नोटिस जारी किए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस ज़ेर समाअत था, सहाफ़ियों से ही मुतल्लिक वो केस था, उसमें चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए इन सहाफ़ियों के नोटिस का नोटिस लिया है और कहा है कि इनको नोटिस वापस किए जाएं। आज के लिए कुछ नोटिस थे, कुछ कल के लिए हैं, यानी 29 और 30 तारीख को एफआईए ने तलब कर रखा है कुछ सहाफ़ियों को। लेकिन ये तहरीरी तौर पर जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाया उसमें ये मौजूद नहीं है कि नोटिस वापस लिए जाएं। तो इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। साकिब साहब खुशामदीद। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। हसनात साहब आपका भी शुक्रिया। हसनात साहब, ये मामला खत्म हो गया या अभी चल रहा है? क्योंकि तहरीरी ऑर्डर जो आया उसमें तो ये जो आज जुबानी कहा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, वो उसमें मौजूद नहीं है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ज़बानी भी उन्होंने कहा कि नोटिस वापस करें। अच्छा, ये रिपोर्ट ठीक नहीं हुआ, गलत रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझ पे जो क्रिटिसिज्म है, फेयर बल्कि अनफेयर भी क्रिटिसिज्म होता है, उस पे किसी को नोटिस ना दिए जाए। तो ये सिर्फ बात हुई है इस मामले में, और अटॉर्नी जनरल अंडरटेकिंग दें कि वो इस किस्म के वो लोग जो क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया, जिनको नोटिस हुई है, उनको नहीं दिए जाएंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि आइंदा नोटिस ना दिए जाएं? मेरा ख्याल है कि ये जो नोटिस जो जारी हो गए हैं, इस पे कोई स्टे नहीं हुआ। इवन कुछ सहाफ़ियों ने रिक्वेस्ट की कि 2 दिन का स्टे दें, लेकिन नहीं दिया गया।
तो जो सबसे मेन चीज़ थी जो हमारे लिए कंसर्न था वो ये था कि JIT का क्याम ही इसके चिलिंग इफेक्ट्स हैं। इस पे जो मुस्बत तनकीद है वो भी नहीं हो पाएगी और हर कोई जो है वो इतनाब करेगा कि कहीं जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये कहीं जो है वो कैंपेन के ज़ुमरे में ना आ जाए, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं ये कहीं डिफाइन तो है नहीं, कैंपेन या फेयर क्रिटिसिज्म। अब फेयर क्रिटिसिज्म और अनफेयर क्रिटिसिज्म में भी क्या हर एक की आज जजेस के दरमियान जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में देखा है कि उनकी अपना अपना व्यू था। जैसे काजी फैसा कह रहे थे कि जी अनफेयर क्रिटिसिज्म भी मुझ पे करें, मुझे कोई इशू नहीं। जैसे मोहम्मद अली मदर कह रहे थे कि थंबनेल पे जो है कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं बीच में वो चीज़ नहीं होती। जस्टिस मुसरत इलाली कह रही थी कि आर्टिकल 19 ठीक है, हक देता है, लेकिन लोग आर्टिकल 14 भी है, लोगों की डिग्निटी भी है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए ये चीज़ें जो होती हैं इनका भी तो देखें कि किस तरह। तो ये हर एक का अपना अपना व्यू है, इंटरप्रिटेशन है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो JIT बनी जिसका, वो तो JIT तो काम करेगी और उसके अपने चिलिंग इफेक्ट्स हैं। और आज़ादी सहाफ़त जो है मेरी समझ में अगर JIT कंटिन्यू रहेगी तो आज़ादी सहाफ़त पे काफ़ी करगने होंगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद ही सेल्फ रेगुलेशन, एक चिलिंग इफेक्ट्स आए हैं और वो सहाफ़ी जो है वो खुद ही घबराएगा कि जी ये मुझे भी नोटिस ना आ जाए। सही है। अब यही जिस तरह अभी कुछ हुकूमत अगर कल एक कमेटी बनाती है रिटायर्ड जजेस की कि जी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनके कोड ऑफ कंडक्ट, इनके केसेस देखें, इनकी पूरा और देखें कि कोई मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहा और वो रिपोर्ट दे, तो जज क्या मुताद नहीं हो पाएंगे? मुताद हो जाएंगे। यही मामला आप सहाफ़ियों के साथ है कि सहाफ़ी अब फेयर क्रिटिसिज्म भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है साकिब साहब। इसमें हम चलें, यूट्यूबर से या सोशल मीडिया पर काम करने वाले सहाफ़ियों से तो शिकायत रहती हैं, इदारों को, अदालतों को भी रहती हैं, लेकिन इसमें तो उन रिपोर्टर्स को भी नोटिस किए गए हैं जो साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने वो जो अब मुझे नहीं पता ये फेयर तनकीद और अनफेयर तनकीद में क्या फ़र्क है, या फेयर तनकीद क्या होती है, क्या आपको भी नोटिस आया हुआ है, क्या आपने ऐसी क्या तनकीद की है जिसके नतीजे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को? असल में मसला ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट को बार बार जो हमारे सहाफ़ी थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आप इसको सस्पेंड कर दें, वो सस्पेंड नहीं कर रहे थे और उन्होंने कहा जी ये फेयर और अनफेयर क्रिटिसिज्म भी हम मानने के लिए तैयार हैं और वो बुलाएंगे आपको, देखें वो कोई मतलब ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और इस तरह का मामला है। इशू ये है कि इससे कबल भी ये होता रहा है कि जो तनकीद जो सहाफ़ी है वो जो बात करता है वो कहता है कि आर्टिकल 19A ने मुझे आज़ादी इज़हार राय दी है, मैं उसी के अंदर रहकर बात कर रहा हूँ और ये क्रिटिसिज्म है बुनियादी तौर पर। तो वो कहते हैं नहीं ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तज़हीक है। तो अगर वो कहें तज़हीक है, इधर हम समझ रहे हो ये तनकीद है, तो फिर ये कौन तय करेगा? तो मसला ये होता है कि ये अदालतों में या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट को उसको बड़ा क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मिसयूज़ होती हैं, माजी में भी मिसयूज़ होती रही हैं। अभी रिसेंटली एक केस थे हमारे सहाफ़ी का, तो वहाँ अदालत ने जजमेंट में बड़ा क्लैरिटी के साथ ये लिख दिया। अब वो 10-12 दिन 15 दिन वो जेल में रहे, ज़मानत हो गई खालिद जमील साहब, तो उनके बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कंप्लेनेंट तो नेचुरल पर्सन है ही नहीं है। अब जो नोटिस आए हैं इसमें नेचुरल पर्सन कंप्लेनेंट नहीं है। फिर वो एक जो है वो पूरा प्रोसेस है कि आपने जो नोटिस देना है उस नोटिस में आपने पूरा लिखना है कि आप क्यों बुला रहे हैं। अब मेरे नोटिस में ये लिखा हुआ है कि कुछ सवालात आपसे पूछने हैं। अब कौन से सवालात हैं? कोई पनामा के मुतल्लिक सवालात हैं, कोई साइफर से मुतल्लिक सवालात हैं, कौन से हैं? तो मतलब ये आप इस नोटिस को इलीगल समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि इसमें लीगैलिटीज का मसला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तय किया है कि नोटिस के पैरामीटर्स ये होंगे और जो FIA ने खुद माना है, FIA ने खुद माना है कि ये पैरामीटर्स ठीक है। SOPs बने हुए हैं कि जर्नलिस्ट को आपने नोटिस करना है, उसको इंक्वायर करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। सवालात पहले बताने होंगे कि ये सवालात हैं जिनका जवाब आपसे मांगा जाएगा। सवालात बताने होंगे, फिर मतलब उसमें ये होता कि आपने व्हाट्सएप पे कर दें, ईमेल पे करना चाहें, आपको वीडियो लिंक पे करना चाहें, मतलब वो इतनी चीजें तय कर दी थी, कहीं हरासमेंट का वो प्रोसेस ना हो कि आप बुला के बिठा के उनको वो करें। तो ये चीज आप ये करेंगे, आपको जो नोटिस आया हुआ है आज तक आपको ये भी पता नहीं है कि आपकी कौन सी चीज ऐसी है जो अनफेयर एक क्रिटिसिज्म के जुमरे में आ जाती है। अब वो अनफेयर क्रिटिसिज्म है या क्या है, मुझे तो नहीं आइडिया कि क्या किस मामले में बताया, लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि JIT बनी है। अब JIT किस लॉ के तहत बनी है, ये खुद चीफ जस्टिस काजी फैसा साहब जो माजी में ये सवालात उठाते रहे हैं और फिर JIT ने काम शुरू कर दिया है।
अब जेआईटी ये कह रही है, जो जितने भी नोटिस बाकी सहाफ़ियों को आए हैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि 13 जनवरी के बाद जो इवेंट हुआ है वो उसको हम कर रहे हैं। तो इट मीन कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले को वो कह रहे हैं जी उसमें तस्दीक हो गई है तो हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को या तो क्लियर करना चाहिए भाई हमारा मसला नहीं है, अगर आपका कोई लॉ कहीं वायलेट हुआ है और किसी मामले में तो वो आप देखें, हमारा इशू नहीं है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ये जो हसन मलिक साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ही नहीं किया कि ये नोटिस वापस लिए जाएं, उन्होंने बस इस राय का इजहार किया है कि सहाफियों को नोटिस नहीं होने चाहिए, बस इस हद तक। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो ऑर्डर किया है उन्होंने कहा है कि हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई अरेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी नोटिस नहीं करेंगे, प्रोसीड करें। और उसमें जो उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि जो तंजीमें सहाफ़ती वो अटॉर्नी जनरल के साथ बैठे और उसके बाद फर्दर जो है वो देखें, और कल तक हम जो है वो इस मामले को देखेंगे। आज के जो नोटिस अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन नोटिस की हद तक जो है वो हम कुछ नहीं कर रहे, उसको नेक्स्ट अगर करना हुआ या डेट देनी हुई वो डेट देंगे, आज का उसका कोई मतलब और जिन सहाफियों की कल है तारीख वो भी नहीं जा रहे। डेफिनेटली कल तो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, वहीं पे देखेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके चलती है। सही है। आपके ख्याल में हसन साहब ये आर्टिकल 19 का गलत इस्तेमाल हुआ, आज़ादी इजहार राय जो है इसका सहाफियों ने गलत इस्तेमाल किया है 13 जनवरी के फैसले के हवाले से? वो भी बिल्कुल किया होगा, लेकिन क्या जेआईटी का क्याम पीका जो लॉ है उसके तहत सहाफ़ियों की या फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल की जा सकती है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है ये कैसे रेगुलेट पीका लॉ के तहत होता है? हमारे अपने सहाफ़ियों के जो है वो कानून है, डिफेमेशन लॉ है, उस तरफ जाएं। ये क्या कि आप क्रिमिनल एक जो क्रिटिसिज्म है उसको एक क्रिमिनल एक्ट बना दें, तो इस तरफ का मामला, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जो इस तरफ चीज़ें जा रही हैं, बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो है वो आवाज़ दबाई जा रही है सहाफ़ियों की। और अगर आप देखें इसमें 47 नोटिस जो जारी हुई है, जो लिस्ट सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें 36 के करीब जो लोग वो जर्नलिस्ट हैं, तो ये और उनको भी मालूम नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। तो ये एक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं तो एक्सपेक्ट आज ही कर रहा था कि वो अपने डिस्टेंस करते कि हम इतने कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट इदारा ये जज नहीं है कि हुकूमत जो है वो जेआईटी बना के हमारे हवाले से हमें प्रोटेक्शन दे। जजेस की मॉरल अथॉरिटी होती है और मॉरल अथॉरिटी उनके फैसलों पे मौजूद, फैसले तनकीद भी होगी, जिस तरह आज चीफ जस्टिस ने कहा कि अनफेयर भी क्रिटिसिज्म करें तो हमें कुछ नहीं है। बाकी जो बात फेयर और अनफेयर वैसे होता क्या? देखिए एक चीज हकीकत ये भी है कि कुछ कंपेन क्या तस्दीक और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हुई है चीफ जस्टिस काजी के खिलाफ, लेकिन जिन 36 सहाफियों को किए गए हैं साकिब बशीर समेत नोटिस, तो वो जाहिर है उन्होंने तो ये अब्यूसिव लैंग्वेज, वही मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक हुकूमत का ये है कि जो असल लोग थे, जो असल कल्प्रेट जो एक कंपेन चला रहे थे, वो तो अब बीच में से गायब हो गए। अब ये जो जेन्युइन सहाफी हैं ये असल मामला आ रहा है। कंपेन अगर देखी जाए चीफ जस्टिस काजी फैज के खिलाफ, वो तो मई 2019 से स्टार्ट है, और उस वक्त क्या कुछ आपको भी पता है पेड कंटेंट चलवाए गए कि जी जजेस को जो है वो घसीट के लाया गया, जिनकी फैमिली कोई बैरून मुल्क किसी मुल्क वहाँ की अदलिया की मिसाल दे के इस तरह की चीज़ें चलवाई गई। तो देखिए फिर शुरुआत वहाँ से करें। फिर ये है कि और भी जजेस हैं। 13 जनवरी का जो ऑर्डर है इसमें यह है कि एक जमात जो है वो एग्रीव्ड है, उसके आपने उसको डिप्राइव किया, उसको सिंबल नहीं मिला। अब उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, मेरे ख्याल में तो वो मुस्बत क्रिटिसिज्म ज़्यादा था, कंपेन नहीं सच थी। उस बुनियाद बना के हुकूमत जो है वो एक सारा कुछ कर रही है। तो क्या इसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई रिस्पेक्ट बढ़ रही है? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को भी डाउटफुल किया जा रहा है। इस वक्त चार्ज माहौल है, इलेक्शन का है, उसमें हुकूमत जब बढ़ चढ़ के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होगी तो उसकी क्या परसेप्शन पब्लिक में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि जब इस तरह के सहाफ़ियों को नोटिस होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने आज, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेआईटी वो कहेंगे सस्पेंड किया, इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो तो नहीं किया। तो ये तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और मीडिया आमने सामने होगा, क्योंकि मीडिया के लोग जो हैं ये हरासमेंट तो है। आज इस तरह साकिब बता रहे थे कि और कोई काम तो हुआ नहीं, यही हुआ कि जी नोटिस आया हुआ है और ये मामला केस चल रहा है। तो ये चीज़ जो है ये हरासमेंट में है कि सहाफ़ियों को ज़हनी तौर पर इतना रखो कि वो मुस्बत तनकीद से भी इज्तनाब करें और चुप करके घर बैठ जाएं। तो ये आज मेरा ख्याल है कि वो कामयाबी हो जाएगी, और ये बड़ी सक्सेस है कि इस किस्म का इक़दाम जो है हुकूमत का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, हालांकि जजेस के मुतल्लिका था।
और माजी में हमने देखा कि इससे ज्यादा और बड़ी बतौर सहाफी आपकी और आपके साथियों की ये तवक्को थी कि चीफ जस्टिस कहेंगे कि ये जेआईटी की जरूरत नहीं थी, मेरा ख्याल या है कि इसको खत्म करें। मेरा ख्याल है कि उन्हें कहना चाहिए था जो उन्होंने नहीं कहा, ठीक। तो उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। देखें, कैंपेन तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी बहुत एक बड़ी और कैंपेन जिन लोगों ने चलाई उनमें से कुछ लोग काबीना में भी बैठे हुए हैं। देखें वो अब देखें ना वो और असल में मसला यही है ना कि हम जब यही बात है कि अब इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो फिर बड़ा मामला होगा कि लोग कहेंगे वो उन्होंने पेशेंस दिखाया तो अब क्यों नहीं। सही। जजेस को तो इन चीज़ों में जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सही। और ये जो एक परसेप्शन है कि हर जो जर्नलिस्ट है उसका भी कोई फेवरेट जज है या फेवरेट जजेस के भी कोई फेवरेट जर्नलिस्ट हैं जी, तो ये और फेवरेट जमातें और फेवरेट जमातों के भी फेवरेट जजेस हैं, तो ये अगर सूरत हाल है तो इदारों की कोई बेहतरी नहीं हो रही। सही। और आज भी मेरा ख्याल है कि जो नोटिस मादी के लिए गए वो लिए गए, लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि 36 सहाफियों को बुलाया गया FIR, ये मामले पे रिलीफ देना चाहिए था। वो मामला तो गुजर गया, ठीक है, उस मामले को भी देखना चाहिए। सही। तो लेकिन आज वाला मामला वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपके ख्याल में ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनहोनी बात है कि 36 सहाफियों को FIR नोटिस कर रहा हो कि आप आए और जनाब आपने ये क्यों मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी कोई इस तरह की इतनी बड़ी तादाद रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी साल नहीं मिलती। इतनी बड़ी तादाद में यकदम जो है वो नोटिस जारी हाँ, कर एक दिए दो गए। सहाफियों को तो चले समझ आती है कि उसने कोई ऐसी बात कह दी है। लेकिन साकिब बशीर साहब, ये जो अभी जिक्र कर रहे थे उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने की अदालत का, हमने देखा उसमें सियासी जमातें जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में 10-10, 12-12 लोग बैठ के इकट्ठे 1 घंटे बाद समात है, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले जो है वो 10-12 लोग PDM के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पूरा माहौल बनाते थे, अंदर समात हो रही होती थी, बाहर शरह दस्तूर पर जलसा हो रहा था, ये भी हमने देखा है। फिर क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि ये गैंग ऑफ 5 है, ये टोला है, करप्ट टोला है, और ये लॉ कोर्ट है या मदर इन लॉ कोर्ट है, बहुत कुछ कहा गया। अब बंदियाली अदालतें भी कहा गया। तो उस वक्त सासू माँ बड़ा मदर इन लॉ और सासू माँ ना जाने क्या क्या कुछ कहा गया, तो वो उस वक्त कैसे बर्दाश्त कर लिया हुकूमत ने, या आज में और उसमें क्या फ़र्क है? मैंने तो लिखा भी था, अभी दोबारा बोल देते हैं कि इस नुक्ते पर जो है वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का क्रेडिट है कि उन्होंने बड़ी तहम्मुल से, सब्र से, बर्दाश्त से, हर चीज़ से सुना, मतलब सुनते रहे ना। उनकी फैमिलीज भी थी, उनकी फैमिलीज को डायरेक्ट हिट किया जाता रहा, तो उन्होंने सब्र किया। असल में होता यह है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जिन चीज़ों को इंडोर्स कर रही है, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि JIT को दूसरे लफ्ज़ों में आप इंडोर्स कर रहे हैं, तो JIT को इंडोर्स करना इतना तबाहकुन है कि हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जब उनके पास केसेस जाया करेंगे वो फिर कहेंगे कि ये तनकीद में है, ये तस्दीक में है, ये किस में आता है। असल में ये चीज़ें जो है वो एक्चुअली वो मिसयूज होना शुरू हो जाती हैं। तनकीद और तस्दीक में फर्क कैसे करेंगे आप? ये एक अजीब सी नई बहस जो है शुरू हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर मुअत्तल भी नहीं किया गया उस मामले को। इस चीज़ को अगर एड्रेस ना किया गया, इसके आने वाले दिनों में बड़े गहरे असरात जो है वो मुरतब होंगे। सॉरी, मजे की बात है कि आज सो मोटो था कि सहाफियों की हरासमेंट के लिए, लेकिन JIT जो मेन मामला था उस पे कहा कि हमने कुछ ऑर्डर नहीं करना। JIT जो करे, अटॉर्नी जनरल से आप मुलाकात करें, अंडरटेकिंग लें या जो भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रिलीफ नहीं दिया। तो हरासमेंट तो मेरा ख्याल है उस पर केस फिर क्यों लगा आज, मुझे तो ये समझ नहीं आई। या तो और इससे पहले जो बेंच था उन्होंने ये सवाल उठाया था कि पीका लॉ कैसे सहाफियों पे अप्लाई हो सकता है, ये सवाल थे, लेकिन उस पे नहीं। आज ऐसा लग रहा है बज़ाहिर नए सवाल जी, वही बात है कि वो नई तरीके से चीजें चली। लेकिन मेरा ख्याल है कल अब हेयरिंग है, हमारी जो तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज के पुरजोर मुतालबा और रिक्वेस्ट करें कि JIT का क्याम जो है, इसके चिलिंग इफेक्ट्स हैं और ये इटसेल्फ हरासमेंट में आता है कि अगर JIT कंटिन्यू रहती है। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, ये एक और मसला भी वैसे आज एक जज साहब ने बयान किया, और वो ये है कि थंबनेल के ऊपर कुछ और लिखा होता है, अंदर से कुछ और निकलता है। तो ये आप और आपके सहाफी दोस्त ये क्यों करते हैं? ये चलें, ये पता नहीं किसी कानून के जुमरे में आता है या नहीं आता, लेकिन ये है तो जालसाजी है ना कि थंबनेल में कुछ और लिख देते हैं, अंदर कुछ और निकलता है। देखें ना, इससे भी जजेस मुतासिर हो रहे हैं। जजेस को पहले तो पुराने वक्तों में हमने सुना था कि वो अखबार भी नहीं पढ़ते कि कहीं पे उनका ज़हन जो है उस पर तरफ ना चला जाए, ऐसा कुछ सबजुडिस मैटर वहाँ पे डिस्कस हुआ हो, ओपिनियन आई हो, तो कहीं उनका जहन तब्दील ना हो जाए। तो अब जो है वो अगर डिजिटल मीडिया पे भी वो देखते हैं तो इसका पहला हाल तो ये है कि वो यूट्यूब देखा करें। लेकिन मसला इसीलिए देख रहे हो कि भाई पब्लिक में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं ये लोग। मसला बहरहाल मौजूद है, ये मेरा यह ख्याल है कि उन्होंने
ठीक बात की है, क्योंकि हम भी बाज़ औक़ात देखते हैं कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं और कि सहाफ़ी जो हैं। सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी अब क्या कहें हम उनको, लेकिन यह है कि वो ऐसे थंबनेल बनाते हैं, वो थंबनेल आपके वहमो गुमान और सोच से भी ऊपर के होते हैं, तो कि मतलब और हो ही नहीं ऐसे सकता। होते हैं कि जिसपे आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मुमकिन भी है। तो ये उनका बहरहाल जजेस का अगर वो मतलब यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब देखा है उन्होंने, उनका एतराज़ वैसे वैलिड है, क्योंकि हम भी मुतासरीन हैं उनके कि इस किस्म के, बल्कि खुद जो है वो इस किस्म के जो तनकीद लेकिन भी हम सवाल इसलिए तो फिर करते वही हैं रहेगा ना कि फिर जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनकी कौन सी आपने नहीं, ऐसी उनके चीज़ थंबनेल की? ऐसे नहीं हाँ, होते, उनके जो thumbnail तो ऐसे नहीं प्योरली होते। जो जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उनके थंबनेल ऐसे नहीं होते कि आप उस पर ऑब्जेक्शन करें। थंबनेल उनके ही होते हैं जो कोर्ट्स में आपको कम ही नजर आते हैं। कोर्ट में नहीं होते। चलिए, एक चीज जो आप दोनों के गुफ्तगू से मैं समझ पाया हूं वो ये है कि अगर JIT जारी रहती है तो ये सहाफ़ियों के इस्तेसाल के मुतरादिफ है, और ये इस्तेसाल जारी रहेगा, क्योंकि एक मुस्तकिल आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक मुस्तकिल निशान लग जाएगा। बहुत शुक्रिया साथ मलिक साहब आपका, साकिब बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।